अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। वेकेशन से पहले हमने चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ था और हमने डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मिलीकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट तक हमने कर लिया था। एंड देन हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को आफ्टर वेकेशंस स्टार्ट किया था और वो मैंने आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्लस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये हमने दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए थे। ओवरव्यू देने का मकसद आज का ये है कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस कर रहा है। तो हमने जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था वो असल में उसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते थे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो उसके अंदर क्या था, रदरफोर्ड ने क्या काम किया था कि पोलोनियम की सरफेस ली थी जो कि अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स थी, उसको बम्बार्ड करवाया था गोल्ड की फॉइल पे और उसके बाद जिंक सल्फेट की प्लेट लगी हुई थी, डिटेक्टर लगा हुआ था। कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस जो हमने बताई वो ये थी कि सम आर डिफ्लेक्टेड, सम आर अनडिफ्लेक्टेड एंड सम आर बाउंस बैक। और उसके बाद हमने पोस्टुलेट्स के अंदर उनका मुकम्मल एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल पेश किया था। प्लानिटरी मॉडल ये था कि जैसे सन के गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज कर रहे होते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा कि ये लोअर ऑर्बिट के अंदर आते जाते हैं और एक वक्त आएगा ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे और इस तरह से सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक थर्ड इफेक्ट भी बताया था यहाँ पर जो कि बुक के अंदर मौजूद नहीं था। वो ये था कि इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो ये एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगे इंस्टेड ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। हालांकि रियल में ये लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। उसके बाद आई थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को डिसकॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर रिलीज करते हैं। मैंने आपको बताया कि नाम से जाहिर है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का जो लफ्ज़ है वो क्वांटा से निकला है जिसका मतलब है डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस मैनर, मतलब वेव पैकेट्स की सूरत में डिसकॉन्टिन्यूस एनर्जी रिलीज होगी और जिसको हमने फोटोन का भी नाम दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है टोटली। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हमने तीन रिलेशंस पढ़े थे कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी वेवलेंथ के, और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वेव नंबर के। इसका मतलब ये था कि आपकी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपका वेव नंबर भी ज़्यादा होगी। हमने तीन रिलेशंस पढ़े थे और इसी बेस पे बोहर्स एटॉमिक मॉडल पेश हुआ था। उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस बना के अपने बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे और इसमें आगे nth ऑर्बिट को की रेडियस को भी फाइंड आउट किया था, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए होता है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अब क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉन रखती है उनको मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। लाइक हाइड्रोजन हो गया लिथियम +2 की फॉर्म में, हीलियम +1 की फॉर्म में। ठीक है, तब ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल को फॉलो करेगा अच्छा, अब जो एक ऑर्बिट की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो बोहर्स मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स एंड प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन इन इट हाइड्रोजन एटम कैन ओनली एग्जिस्ट इन सर्टेन परमिएटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम जो है इसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। मतलब कि हाइड्रोजन एटम क्या है, मैंने आपको बताया कि बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को फॉलो करता है। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हाइड्रोजन भी है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके पोस्टुलेट्स पे आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑर्बिट्स के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट इसका ये है कि ना तो ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना रिलीज करेंगे जब ये फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे तो ना तो ये एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे ना एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, इनकी एनर्जी जो होगी वो फिक्स्ड होगी। ठीक है,
तो दो पोस्टुलेट्स अब तक पढ़े, पहला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे आउटसाइड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कब करेगा, जब वो जंप करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट या फिर लोअर ऑर्बिट। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने हायर ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाता है, और जब एनर्जी रिलीज करता है तो अपने लोअर ऑर्बिट के अंदर आ जाता है। और इसी तरह से डी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, और फ्लोरेसेंस का मैकेनिज्म भी यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट नेदर emit or nor absorb energy while moving in the same fixed orbit. The energy is emitted or absorbed only when electron jump from one orbit to another. ये सिर्फ कब होगी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। थर्ड पोस्टुलेट ये है, ये मैंने आपको भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है तो हायर ऑर्बिट के अंदर चला जाता है, और जब रिलीज करता है तो लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। अब इस डिफरेंस को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वो E1 के अंदर से, E1 में इलेक्ट्रॉन था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो हायर ऑर्बिट में चला गया। अब जब E2 से वो एनर्जी E2 के अंदर वो जब एनर्जी रिलीज करेगा तब वो E1 में वापस आ जाएगा। अब इनका जो डिफरेंस है वो किससे मालूम किया जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल से। तो ये देखिए डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और E आपको पता है किसके बराबर है, hv के। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप द एनर्जी चेंज डेल E इज द प्लैंक्स इक्वेशन से आपके पास ये आ गया, where del is the energy difference of any two orbits with energies E1 and E2. Energy is absorbed by the electron when jump from inner orbit to outer orbit. तो ये क्या करेगा, emit करेगा। अभी आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इनर ऑर्बिट से आउटर की तरफ मूव कर जाएगा, और जब ये इमिट करेगा तो कब करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब हमने ये पढ़ा था कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। हमने कहा था इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मोमेंटम होता है, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। आपको पता है जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एक कुछ ना कुछ रेडियस होता है, इसलिए हम इसको एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर करते हैं, mvr के। द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड रेडियस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब जब एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट का nh/2 पाई के बराबर होगा तब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर सकता है। क्लियर? जब किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, nh/2 पाई के, तो ये मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर। अब जो n है तो इक्वेशन बन गई एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। अब जो n है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, अब देखें n जो है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ शेल्स। अब वो 1 2 3 एंड n कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल n शेल नंबर 1 है तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, h/2 पाई। अगर आपके पास सेकंड शेल है तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2h/2 पाई। अगर थर्ड शेल है तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3h/2 पाई। और अगर n ऑर्बिटल है तो nh/2 पाई आ जाएगी। द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दोज ऑर्बिट्स एंड नॉट इन बिटवीन देम। अब एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो दो ऑर्बिट्स के दरमियान में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा, वो किसी ना किसी ऑर्बिट के अंदर मौजूद होगा, उनके दरमियान जो स्पेस है उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो हमने 4 पोस्टुलेट्स पढ़े। चौथा ये है बेटा, ये जहां से शुरू हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यहां से ही चौथा इसका पोस्टुलेट है, ठीक है। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आउटसाइड द, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट, पहला हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं करेगा। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब जब करता है तो वो अपने हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और जब रिलीज करता है तो लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। और डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि एंगुलर मोमेंटम, जो एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम वो h/2 पाई के बराबर होगा, तब ये एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर सकता है। तो हमने इक्वेशन बना दी mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, और n क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। पोस्टुलेट्स अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।